सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर। वेलकम टू माय चैनल। फ्रांसीसी इनकलाब या फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799 जो शुरू हुई बादशाह से जान छुड़ाने के लिए लेकिन खत्म हुई एक ब्रूटल जालिम किस्म की डिक्टेटरशिप पे। वो कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल, लेकिन यहाँ कुछ भी एंड वेल नहीं हुआ। इस इनकलाब का इख्तिताम अपने साथ एक और बड़ी मुसीबत को लेके आया। किंग लुई द 16 ऑफ फ्रांस को हटा के नेपोलियन के इख्तिदार पे कब्जा करना। शायद इसके लिए फ्रेंच लोगों ने इतना सेक्रीफाइस नहीं किया था, बट फ्रेंच हिस्ट्री में इसे बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। इसकी अपनी कुछ वजूहत है, लेकिन दोस्तों जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का अंजाम नेपोलियन की डिक्टेटरशिप पे निकलना था तो फिर इसको इतना ग्लोरीफाई, इतना फैंटेसाइज क्यों किया जाता है? यही चीज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वर्ल्ड इवेंट्स के पार्ट 3 में फ्रेंच रेवोल्यूशन पे एक डिटेल वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम इसके मुहर्रकात, टाइम टू टाइम इवेंट्स और फिर रिजल्ट्स पर रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले डियर एंड एरएसएस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्रांसीसी इनकलाब की दो बड़ी मेजर वजूहत थी, सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक हार्डशिप्स। सबसे पहले सोशल इनइक्वालिटी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि माशरा इंसाफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। फ्रांस की उस वक्त की सोसाइटी 3 हिस्सों में तकसीम थी। टॉप पे बैठे थे रॉयल्टी, मतलब किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, महाराजा, नवाब वगैरह। दूसरे पे थे क्लर्जी, प्रीस्ट, पादरी वगैरह। और थर्ड पे थे पेजेंट्स, किसान और बेचारे आम अवाम वगैरह, जो कि फ्रांस का 98% थे। और बाकी दो जो टॉप पे बैठे थे वो सिर्फ 2% थे, लेकिन सारे असूल, कायदो ज़ब्त, कानून से ये 2% मुबर्रा थे। और यही सबसे बड़ी इनइक्वालिटी थी। इस असूल को द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन किंग्स कहा जाता था, जिसके तहत अवाम ये मानते थे कि इन बादशाहों को खुदा की तरफ से चुना गया है, दे आर द चोजन वन। और ये ख्याल उनके ज़हनों में इन्हीं प्रीस्ट, पादरियों और पोप्स ने डाला था। लेकिन फिर 16वीं सदी में पूरे यूरोप में नई मूवमेंट शुरू हो गई। जैसे प्रोटेस्टेंट के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इस टाइम को रेनेसांस पीरियड का नाम दिया गया, जब कुछ इंटेलेक्चुअल किस्म के लोगों ने इस सिस्टम को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर दिया, किसने हक दिया बादशाह को जो हुक्म चलाए हम पे? ये कैसे हम पे हुकूमत कर सकते हैं? इस दौर को एरा ऑफ एनलाइटमेंट भी कहा जाने लगा। लोगों ने थिंकिंग, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी। बहुत से फिलोसफर्स ने अपनी तहरीरों के जरिए सोसाइटी को सवाल उठाने पर मजबूर किया। जैसे उस वक्त के फ्रांस के मशहूर फिलोसफर जॉन लॉक ने डिवाइन राइट्स वाली थ्योरी को रद्द कर दिया और कहा तमाम इंसान बराबर हैं, किसी फर्द वाहिद को कोई हक नहीं कि किसी मुल्क पर हुक्मरानी करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत करने के लिए पहले अवाम से परमिशन लेनी चाहिए, मतलब इलेक्शंस। और यहीं से दोस्तों यूरोप में मॉडर्न डेमोक्रेसी की स्ट्रगल का आगाज होता है। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। दरअसल वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे। अमेरिकन रेवोल्यूशन में फ्रांस ने खुल के अमेरिका की मदद की थी। दरअसल फ्रांस और इंग्लैंड दोनों कॉलोनियल पावर्स थे, हमेशा से एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। इनके दरमियान काफ़ी जंगें भी होती रही हैं, जिन्होंने दोनों मुल्कों की इकोनॉमी को बहुत डिस्टर्ब किया। एक ऐसी ही वॉर हुई जिसे 7 ईयर्स वॉर भी कहा जाता था, 1756 से 1763, जिससे फ्रांस तकरीबन बैंकरप्ट हो गया और मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। खाने की प्राइसेस, आटे की प्राइसेस नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गई थी। इस सिचुएशन को देखते हुए फ्रांस के बादशाह किंग लुई द 16 ने अपनी टीम के अंदर कुछ बदलाव किए, जिसमें उन्होंने रॉबर्ट टर्गो को फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया, जिसने फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए मार्केट से गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म कर दिया। इससे ये हुआ कि आटे, मतलब फ्लोर की प्राइसेस ऑल टाइम हाई चली गई। फ्रेंच पब्लिक को खाने के लाले बढ़ गए। इसी वजह से 1775 में मुल्क में खाना जंगी तक की नौबत आ गई, जिसे फ्लोर वॉर्स भी कहा जाता है। रॉबर्ट टर्गो ने दरअसल ये भी प्रपोजल दिया था कि ये जो अपर 2% हैं, जिनमें रॉयल्टीज और क्लर्जी इन्वॉल्व है, इनको टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन ये इन दोनों के लिए अनएक्सेप्टेबल था। आप हैरान होंगे सुन के कि फ्रांस में उस वक्त पेजेंट्स, मतलब आवाम के ऊपर 2 तरह के टैक्स नाफिज थे। एक रिलीजियस टैक्स जिसे क्लर्जी ने लगाया था, उसे टाइथ कहा जाता था, जो फिक्स था। आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर 10% आपने क्लर्जी को पे करना होता था। और दूसरा टैक्स जो रॉयल्टी ने लगाया था, जिसे टाइल कहते थे, ये किसान की जमीन के ऊपर लगाया जाता। और अहम बात तो ये कि ये दोनों ने अपने आप को इन टैक्सेस से मुबर्रा रखा हुआ था। खैर, इन टैक्सेस और बहुत सी कानून साजियों ने फ्रांस की आवाम को बुरी तरह जकड़ा हुआ था। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उस वक्त एक फ्रेंच फिलोसफर जॉन रूसो का एक बड़ा फेमस कोट है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। दोस्तों, अमेरिकन रेवोल्यूशन में इंटरफेरेंस की वजह से फ्रांस और ब्रिटेन में एंग्लो फ्रेंच वॉर 1778 शुरू हो गई, जो तकरीबन 5 साल चली
और 1783 में ख़त्म हुई। लेकिन ये जंग फ्रांस के लिए भयानक साबित हुई। पहले से ही ख़राब इकोनॉमी तकरीबन ख़त्म होने के दर पे पहुंच गई। फ्रांस का उस वक्त का नेशनल डेट तकरीबन 2 बिलियन यूरो से क्रॉस कर गया। इसके साथ साथ बेरोजगारी, कहत और हुक्मरानों की अय्याशियों को देखते हुए फ्रांस की पब्लिक बहुत गुस्से में और दंगे फसाद शुरू हो गए। दरअसल दोस्तों, अमेरिकन रेवोल्यूशन की तरह फ्रांस में भी पब्लिक को लीड करने के लिए उस वक्त के फिलोसफर्स, उस वक्त के इंटेलेक्चुअल्स मौजूद थे, और अगर आपको अच्छे लीडर्स मिल जाए तो यही दंगे फसाद फिर इनकलाब में तब्दील हो जाते हैं। बहुत से आज़ादी के स्लोगन उस वक्त उठाए जाते थे। उनमें सबसे पॉपुलर था लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी, और यही दोस्तों आज भी फ्रांस का मोटो है। किंग लुई ने इन हालात को देखते हुए 5 मई 1789 को एक स्टेट जनरल मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें 3 कैटेगरीज रॉयल्टी, क्लर्जी और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते हैं, और ये एक किंग के लिए एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती थी। ये बेसिकली एक टाइम लेने वाली पॉलिसी थी। असल में स्टेट काउंसिल की अहमियत 0/0 थी। इस स्टेट जनरल काउंसिल में तीनों कैटेगरीज का एक वोट शामिल था, मतलब रॉयल्टी का 1 वोट, क्लर्जी का 1 वोट और पेरेंट्स का 1 वोट। अब कोई भी फैसला मेजोरिटी से होता था, पर रॉयल्टी और क्लर्जी मिलकर कोई फैसला अपने खिलाफ आने ही नहीं देते थे। इन चीजों से तंग आके फ्रांस की पब्लिक ने इस स्टेट जनरल का मजीद हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और अपनी खुद की एक नेशनल असेंबली बनाने का ऐलान कर दिया। इसमें जितने फर्क थे सबका 1 वोट माना गया। बादशाह ने जब ये देखा तो उसने स्टेट जनरल असेंबली वाले हॉल पे ताला लगवा दिया, पर स्टेट मेंबर्स ने साथ बने टेनिस कोर्ट में ओथ ले लिया। इसे आज भी फेमस टेनिस कोर्ट ओथ ऑफ 17 जून 1789 कहा जाता है। इसी ओथ में यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्रेजेंट किया गया और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग शुरू कर दी गई, जिसमें इन 3 प्रिंसिपल्स लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी को कोर पॉइंट्स के तौर पे शामिल किया गया। किंग लुई ने बिलाखिर 27 जून 1789 को इस नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बहुत से रॉयल्टी और क्लर्जी में से लोग भी इस नेशनल असेंबली में शामिल हो चुके थे। बादशाह को अपनी पावर जाती हुई महसूस हो रही थी, तो बादशाह ने इस नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। अब फ्रांस के ये लोग भी शरीके इक़्तिदार होते जा रहे थे। नेशनल असेंबली के हॉल में जहां बादशाह बैठता था, उसके लेफ्ट साइड पे ये लोग बैठते थे और राइट साइड पे वही रॉयल्टी और क्लर्जी बारजमान होती थी। यहीं से दोस्तों लेफ्ट और राइट की टर्म्स निकल के आई। दरअसल लेफ्ट विंग के लोग इस्तारा बन गए आज़ादी, बराबरी और तरक्की का, और राइट विंग के लोग वही कंजर्वेटिव और दकियानूसी कहलाना शुरू हो गए। तो यहीं से फिर लेफ्ट विंग और राइट विंग की टर्म्स पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई। किंग रॉयल्टी और क्लर्जी ने चूंकि इनको पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया था, तो पूरे पेरिस में उस वक्त हल्के फुल्के दंगे फसाद होते रहते थे। इनमें एक फेमस अटैक था जब एक अफवाह फैल गई कि किंग ने सारे लेफ्ट विंग के लोगों को ख़त्म करने का प्लान बना लिया, मतलब मारने का प्लान बना लिया। तो लोगों ने वहाँ फोर्ट ऑफ बैस्टिल को अटैक कर दिया 14 जुलाई 1789। इस दिन को फ्रांस आज भी अपने नेशनल डे के तौर पर मनाता है, और यहीं से दोस्तों फिर खूनी फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। इसके बाद अवाम ने हर गवर्नमेंट कानून का बाइकआउट करना शुरू कर दिया, टैक्स देने से इनकार कर दिया। सिचुएशन खराब होती देख के बहुत से क्लर्जी और रॉयल्टी के लोग मुल्क छोड़ के भागना शुरू हो गए। उस वक्त फ्रांस वो पहला मुल्क था जहां किंग को इस तरह चैलेंज किया गया था। बाकी यूरोप में स्टिल बादशाहत ही थी। नेशनल असेंबली की पावर बढ़ती जा रही थी, जिसके तहत 26 अगस्त 1789 को असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन को पास कर दिया, जिससे आप नए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद कह सकते हैं। किंग ने इस डॉक्यूमेंट को साइन करने से मना कर दिया। रिएक्शन में पब्लिक ने बादशाह के महल वर्साई तक मार्च शुरू कर दिया, जिसमें मेजर पार्ट खवातीन का था। 5 अक्टूबर 1789 के इस एहतजाज को मार्च ऑफ वर्साई भी कहा जाता है, जिसके दबाव में आके फिर किंग ने इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया और इसे कानून का दर्जा हासिल हो गया। इसी प्रेशर पे फिर 1791 में इलेक्शंस कॉल की गई। 1792 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और बादशाह को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। बादशाह को ट्रायल के दौरान जेल में रखा गया और फिर 26 नवंबर 1792 को फांसी दे दी गई। फांसी देने का अंदाज भी बहुत भयानक था। वैसे इस पूरी रेवोल्यूशन में बहुत सी खूनरेजी हुई, जिसे अगर मैं यहाँ बयान करूँ तो शायद यूट्यूब के रूल्स वायलेट हो, पर फ्रांस के लिए इन सब के बाद भी अगले 7 साल बहुत भयानक साबित हुए, क्योंकि इन सब रेवोल्यूशनरीज इनकलाबियों का आपस में ही बहुत सी चीज़ों पर इख्तलाफ था। उस दौर पर एक मशहूर इनकलाबी था रॉबेस्पेरी, जिसने यहाँ तक ऑर्डर कर दिया था कि जो भी अभी तक बादशाह की सपोर्ट में है उन्हें फांसी दे दी जाए। कई लोग रॉबेस्पेरी की भी मुखालिफ हो गए थे और मुखालिफ ग्रुप में से किसी ने मौका पाके 27 जुलाई 1794 को रॉबेस्पेरी को भी कत्ल कर दिया। फ्रांस की तारीख में इस दौर को रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता था। चीज़ें ऐसे ही चलती रही टिल 1799 तक। ये वो साल था जब जनरल नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस का कंट्रोल संभाल लिया और यानी बादशाह खत्म करके डिक्टेटरशिप की तरफ चली गए। खैर, नेपोलियन पे हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन की खून रेजी बिलाखिर 1799 को ख़त्म हुई।
उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।